करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है रशिया इज किलिंग यूक्रेन इज लाइक मुगल्स किल्ड राजपूत, अगर यूक्रेन अगर हिंदी में लिखा हुआ वही डेफिनेटली यही टाइटल होगा और वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से अंदाजा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि रशिया ऐसे मार रहा है यूक्रेन के लोगों को जैसे कि राजपूतों ने मारा था, मुगलों ने मारा था राजपूतों को। ठीक है, जब मुगल आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने वहाँ के जो राजपूत इंडिया में रहने वाली कौमें थी उन पर उन्होंने जुल्म किया था वैसे। तो ये तारीख के से उसको तशबीह दी है और उसको वाक़यात को उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो चलते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने किस बात को पॉइंट आउट किया और किस बात की वजाहत करने की कोशिश की। पर आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे तमाम दूसरे चैनल को और मेरे तमाम सोशल अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप जाकर उनको भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे मोर वीडियोज़ के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने दे दी है एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट। इन्होंने ये कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन के अंडर रशियंस यूक्रेनियंस को ऐसे ही मार रहे हैं जैसे एक समय में मुगल्स ने राजपूतों को मारा था। ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। इंडिया में कई लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि मुगल्स की जो यहाँ पर इमेज है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसको। मगर यूक्रेन की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई है उससे ये बात क्लियर हो जाती है, चाहे इंडिया में कई लोग मुगल्स को देखते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, दुनिया भर में उनकी इमेज कुछ और ही है। मैं चाहता हूं जो ये इनकी स्टेटमेंट है ये आप सुने। If we are making some small comparison, you see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. जैसे इनोसेंट लोग मारे गए थे इंडिया में, वैसे ही इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। ये कहना है यूक्रेन के एम्बेसडर टू इंडिया का। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर बहुत हद तक करती है, क्योंकि अब हमको ये तो पता लग गया है कि रशिया अंधी बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन की। इनिशियली ये लोग फोकस कर रहे थे सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट पर, सोल्जर्स पे, मगर जैसे आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज आई है कि एक इंडियन स्टूडेंट भी रशियन फायरिंग में अनफॉर्चुनेटली मारा गया खरकिव एरिया में। और अभी इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को हम यहाँ से निकालें। अगर मान लो रशिया सिविलियंस पर बॉम्बिंग ना कर रहा होता तो हमें भी चिंता ना होती इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने की। हम लोग भी इवैक्यूएशन इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि डर है कि रशियन बॉम्बिंग में सिविलियंस भी ना मारे जाएं। अभी तक यूक्रेन ने यह क्लेम किया है कि इनके 350 से लेकर 400 सिविलियंस मारे गए हैं। और अभी तो देखिए कीव की तरफ रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं। कीव एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। यहाँ पे एक बार अगर वायलेंस हो गया तो जो ये 300 नंबर आपको दिख रहा है कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके एंड में एक जीरो भी यहाँ पर लग जाए ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो हम यही कहेंगे कि क्या हम मुगल्स के मैसेकर को कंपेयर कर सकते हैं रशियन आर्मी के अग्रेशन से। एक बार जरा हिस्ट्री को देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि यूक्रेन आखिर भारत से चाहता क्या है। ना मुगल एम्पायर की जो नींव है ये रखी थी बाबर ने। बाबर का कोई रिलेशन नहीं था साउथ एशिया से, ना लैंग्वेज के हिसाब से ना कल्चर के हिसाब से। ये कंप्लीटली डिफरेंट रीजन से आया था। मॉडर्न डे आज के समय जो देश है उज्बेकिस्तान, वहां पे जन्म हुआ था बाबर का। और उसके बाद ये धीरे धीरे साउथ में आता गया। अफगानिस्तान में इसने काफी इन्वेजन करी और अफगानिस्तान में ही इसका बेटा पैदा हुआ था हुमायूं। फिर बाबर ने अपने बेटे के साथ अटैक किया इंडिया को। इंडिया में उस वक्त इब्राहिम लोदी का शासन था। इसने यहाँ पर वॉर लड़ी जिसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ये वॉर जीत गया। और फिर बाबर के टाइम से ही आप अगर देखो तो राजपूतों पर जो अटैक्स हैं मुगलों के ये शुरू हो गए थे। बैटल ऑफ खानवा में इसकी शुरुआत हुई। इसके बारे में पढ़िएगा, बैटल ऑफ खानवा, जहां पर बाबर और राजपूत फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई थी। राजपूत फोर्सेस को लीड कर रहे थे राणा संगा और बैटल ऑफ खानवा में इन दी एंड मुगल्स जीत गए। उसके बाद ऑब्वियसली आसपास के जो कई गांव थे वहां पे जो इनोसेंट राजपूत थे, जो इनोसेंट सिविलियंस थे, उनके अगेंस्ट भी काफी अत्याचार हुए। कई लोगों को यहाँ पर मारा गया। और फिर बाबर के मरने के बाद 1530 में हुमायूं ने गद्दी संभाली दिल्ली की। हुमायूं ज़्यादा देर तक राज नहीं कर पाया क्योंकि फिर शेरशाह सूरी खड़े हो गए। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ा और फिर हुमायूं पहुंच गया अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में ही इसने फिर वापस प्लानिंग करी इंडिया पे अटैक करने की। उस दौरान ये धीरे धीरे जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है वहां तक भी आ गया था। फिर पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, किसी का भी जन्म जो मॉडर्न डे इंडिया है यहाँ पर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हुमायूं जब सोर डायनेस्टी को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, उसके बाद इसकी मौत हो जाती है बहुत ही जल्द। और फिर शुरू होता है शासन अकबर का। और अकबर के टाइम में भी आप अगर देखो तो राजपूत पर लगातार यहाँ पे अटैक होते रहे। कई सिविलियंस को यहाँ पे मारा भी गया था। इवन दो अकबर को हम याद रखते हैं एज अकबर द ग्रेट इन हिस्ट्री बुक्स,
उसका एक रीज़न भी है, ये इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी कुछ हद तक अच्छी थी। इन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर जिजिया इतना इम्पोज नहीं किया जितना औरंगजेब ने किया था। बाकियों ने किया। मगर इनके टाइम में भी इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए राजपूतों पर बहुत वॉर्स करी और कई सिविलियंस यहाँ पर मारे गए। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 1560 से लेकर 1567 तक का टाइम आप अगर देखो तो अकबर ने सबसे पहले अटैक किया मालवा पर। उस वक्त मालवा पे शासन कर रहे थे बाज बहादुर। अकबर ने यहाँ पर बैटल ऑफ सरंगपुर में हरा दिया बाज बहादुर को, मालवा कब्जा लिया। इस दौरान कई राजपूत यहाँ पे मारे गए। उसके बाद इन्होंने चैलेंज किया उदय सिंह द सेकंड को। ये पिता थे महाराणा प्रताप के। अकबर ने अटैक किया उदय सिंह द सेकंड को और चित्तौड़ का जो फोर्ट है अकबर ने ये यहाँ पर कब्जा लिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से अकबर ने अटैक किया, चित्तौड़ का फोर्ट यहाँ पे कब्जा लिया। और ये देखकर जो बची हुई राजपूत स्टेट्स थी, जो वायलेंस था मुगल्स का, ये देखकर इन्होंने कहा कि अभी के लिए फायदा नहीं है इनसे लड़ने का। अगर चित्तौड़ को ये लोग कब्जा सकते हैं तो हमको भी कब्जा लेंगे। तो इस वजह से कई राजपूत स्टेट्स ने यहाँ पर सरेंडर भी कर दिया था। ऑफ कोर्स बाद में फाइनली अकबर को चुनौती मिली जब महाराणा प्रताप ने पावर संभाली। मगर यूक्रेन के एम्बेसडर यहाँ पर गलत बिल्कुल नहीं कह रहे कि बिल्कुल मुगलों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया था अगेंस्ट राजपूत। और मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं, राजपूत सिर्फ हिंदू नहीं होते, राजपूत आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, राजपूत आपको वेरियस रीजन में मिलेंगे। आज भी आप देखोगे पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनका पूरा नाम आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको राजपूत सरनेम भी मिलेगा। नाउ अकबर की रेन के बाद जो सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे नॉन मुस्लिम्स पर, राजपूत पर, तो वो एम्परर था औरंगजेब। यहाँ पे आप देखोगे अकबर के बाद इनके बेटे जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए और उसके बाद आया यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब ने जेन्युइनली काफ़ी क्रुएल्टी दिखाई और एक बार को तो जो लोग राजपूत को, इनोसेंट जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल 9th सिख गुरु तेज बहादुर सिंह जी, इनकी भी जो मौत के ऑर्डर थे ये औरंगजेब ने ही दिए थे। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल मुगल्स के अंडर काफ़ी यहाँ पर एट्रोसिटीज़ हुई हैं। मगर ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि आज के समय जो यूक्रेन में रशिया कर रहा है उसको आप कंपेयर करोगे मुगल के अटैक से। मुगल्स के जो अटैक थे ऑल टुगेदर मैं कहूँगा बहुत वायलेंट थे, इसमें कई ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उसके अलावा याद रखिएगा जो अर्ली मुगल्स थे, एटलीस्ट आप कह सकते हैं बाबर से लेकर हुमायूं तक, ये कंप्लीटली फॉरेनर से, इनका कोई रिलेशन नहीं था सब कॉन्टिनेंट से। जबकि आप अगर देखो रशियंस और यूक्रेनियंस को तो कल्चरली बहुत हद तक सिमिलर हैं, एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, खाना एक जगह खाते हैं, रिलीजन यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो यूक्रेन के एम्बेसडर यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं मेरे हिसाब से कुछ हद तक फ्लॉड है। अगर इनको कंपैरिजन करना था तो शायद यहाँ पर ये कर सकते थे कि जब रशिया ने अटैक किया था जॉर्जिया को या फिर जब रशिया ने लिथुआनिया को अटैक किया था, वैसा कुछ कंपैरिजन समझ में आता है। दिस कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट राइट। मगर ऑब्वियसली देखिए यूक्रेन के एम्बेसडर का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि इंडिया यूएन की जनरल असेंबली में जो वोटिंग होनी है वहाँ पर एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे, ताकि ये दिख जाए कि रशिया बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है दुनिया में। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया पर, ना सिर्फ इंडिया पे, इंडिया के आसपास भी जो कई देश है, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, सब पे दबाव डाला जा रहा है यूरोपियाई देशों द्वारा कि रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करनी है आपको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सेशन में। क्योंकि अभी तक जो भी वोटिंग हुई थी ये हुई थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और ह्यूमन राइट्स कमीशन में। अब जो अगली वोटिंग होने वाली है वहां पर 193 कंट्रीज वोट करेगी और अगर यहाँ पे मेजोरिटी देश रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो इससे डेफिनेटली रशिया पे दबाव बढ़ेगा। नेपाल ने ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है। म्यांमार और अफगानिस्तान ने भी कहा है कि ये रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे, इन्होंने ये बात अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान पर भी काफी दबाव डल रहा है कि एक बार को रशिया के अगेंस्ट ये वोट कर दे। मुझे पता नहीं पाकिस्तान यहाँ पर क्या करेगा, मगर यूक्रेन के एम्बेसडर का मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि एक बार इंडिया भी अगर वोट कर दे रशिया के अगेंस्ट तो ये वर्ल्ड न्यूज बनेगी। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इंडिया रशिया के रिलेशंस कितने पुराने हैं, कितने ऐतिहासिक हैं। अगर इतने ज्यादा अहम मोड़ पर इंडिया भी रशिया के अगेंस्ट हो जाता है तो ये यूएस मानेगा, ये यूरोपियन कंट्रीज मानेंगी कि इनकी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। रशिया का एक बहुत पुराना मित्र मुल्क इनके अगेंस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद, अभी जो भी हो रहा है यूक्रेन में, जो भी न्यूज सामने आ रही है, ये सब जानने के बाद क्या अभी भी आप मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया को बस एब्सटेन कर देना चाहिए, मतलब कि ना यस में वोट ना नो में वोट, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, या फिर आप मानते हैं कि अब स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है, एक बार तो रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर वोट करना पड़ेगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली एक और क्लिप भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूं जहां पर यूक्रेन के एम्बेसडर शिवजी को याद करते हुए कहते हैं कि अब तो शायद शिवजी ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। Today,
forget it's Mahashivratri. Well, there are Shivaites among you, a lot of Shivaites. Please pray Shiva God also to finish this war as soon as possible. Please pray. Thank you. तो बिल्कुल मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि यूक्रेन के एम्बेसडर इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर को समझते काफ़ी अच्छे से हैं। खैर, लिखिएगा अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली ये मैसेज आपके लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी। काफ़ी डिटेल वीडियो थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन किया कि मुगल्स और उनके सारे जो राजपूतों के साथ उन्होंने किया। जैसे कि भाई ने कहा कि सर ने कहा कि आपका क्या ओपिनियन है, तो अगर मुझसे ओपिनियन पूछा जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, इवन पाकिस्तान को भी न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब न्यूट्रल रहना ज़्यादा बेटर है। और जहाँ तक बात है कि यूक्रेन के वो जो वो हैं, क्या कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा जो भी वो एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने ये बात की है, तो उससे ये बात होती है कि वो एक तरह से इमोशनल एक फिगर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि इंडिया की जो ज़्यादातर आबादी है वो हिंदू रीजन से हिंदू सेक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, तो वो और राजपूतों ने पर हमला किया गया और उनको नुकसान पहुंचाया गया। हिस्ट्री में मुगल्स ने, अगर आप उनकी हिस्ट्री को जाकर चेक करो तो वो काफ़ी नुकसान किया उन्होंने राजपूत कौम का, हिंदुओं को काफ़ी नुकसान किया गया। तो इस तरह वो एक तरह से इमोशनलाइज करके उसको एक प्लस पॉइंट था कि इंडिया भी वोट कर दे, चूँकि वो रशियन बन जाएंगे मुगल्स और वो यूक्रेनियन बन गए राजपूत, और वो उनको वोट कर दे ताकि वो उसको आइसोलेट कर दे, ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने महाशिवरात्रि की बात की तो डेफिनेटली 1 मार्च और 2 मार्च जो थे वो महाशिवरात्रि से, चूँकि हिंदू कल्चर के अंदर वो शिव की रात्रि होती है और ये बहुत बड़ी रात होती है, उससे रिलेटेड है। तो ठीक है, आई विश के पीस होना चाहिए, ठीक है, मैं ये बात नहीं कह रही, लेकिन उसको भी उन्हें सिंबलाइज करने का मतलब यही है कि इमोशनलाइज करके उनको वोट लिया जाए, ठीक है। तो ये एक एक्ट हो सकता है, ठीक है। जब आप चूँकि प्रीवियस मैंने आलोक सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था, एक बंदे ने कहा था और फिर आलोक सर ने उसकी बात को एग्री भी किया था कि पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, कोई भी जो होता है ना, वो आपके जो साथ कभी भी हमेशा नहीं होता। जो आपके एक टाइम पे फ्रेंड होते हैं वो अगले ही एंड पे कुछ साल बाद वो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। मतलब हमेशा ना सारी उम्र हमेशा दोस्ती रहती है और ना हमेशा दुश्मनी रहती है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। और इवन कि इंडिया की एक फिल्म भी थी राजनीति, उसमें भी उन्होंने कहा था कि राजनीति का सबसे बड़ा असूल क्या है, कि राजनीति के अंदर कोई असूल नहीं है, ठीक है। वक्त और हालात के साथ ये लोग डिप्लोमेट होते रहते हैं और अपने जो इनके वैल्यूज़ होती हैं, जो इनके मोटो होते हैं, उनको ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में और इवन के दुनिया की दौड़ में, ठीक है, मैं हमेशा एक इंडिया की बात से बड़ी इंस्पायर होती हूँ। और मैं ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में अगर मैं जाके देखिए, मैंने मेंशन भी की हुई है कि इंडिया हमेशा अपने कंट्री के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको हाई प्रायोरिटी पर रखता है, ठीक है। वो नेशनलिस्ट हैं वो लोग, ठीक है। वो कभी ऐसे नहीं करते कि अगर इस टाइम से पाकिस्तान के होता है कि पहले वो अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन रशिया, इमरान खान का विजिट ये बात शो कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम रशिया के साथ खड़ा है, यूक्रेन की एंटी, जिसकी वजह से अमेरिका ने हमें प्लेंटी भी लगाई है $55 मिलियन की, ठीक है। तो इसलिए ये होता है यूज़ होना, कि आपको आपके अंदर शायद सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो अक्लो फहम या वो मौके की हालात को समझने की, वो डिप्लोमेसी नहीं है आपके अंदर, ठीक है, कि जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी के हाथ में यूज़ नहीं होता और आप यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल रहना इट्स बेटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी न्यूट्रल रहना चाहिए और पाकिस्तान को भी न्यूट्रल रहना चाहिए। आप ये देखें कि अगर आप अमेरिका के साथ होते हैं, सपोज अगर इंडिया ये सोचता है कि मैं अगर अमेरिका के साथ होता हूँ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम न्यूट्रल इसलिए रहना चाहिए कि रशिया इस टाइम बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है और वो नुकसान कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिस तरह के वो बिल्कुल अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। और लेकिन ये कि जब आप एग्रेसिव हो जाते हैं, जब आप एक तरह से पैनिक हो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर यूएनओ वाले और काफ़ी नेटो वाले काफ़ी उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उनको प्लेंटीज डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उससे कोई नहीं हटने वाला, वो बहुत एग्रेसिव हुआ हुआ इस टाइम, ठीक है। तो हमें थोड़ा फ़ायदा दे सकता है रशिया के साथ जाना, लेकिन हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेस्ट की हम मुखालफत को बर्दाश्त कर सकें।
तो पाकिस्तान के लिए भी ये बेटर है कि वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करें। बाकी ये कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो बेहतर समझते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमें न्यूट्रल बिहेवियर शो करना चाहिए और इवन इंडिया को भी न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या जरूरत है कि हम बेगानी लड़ाई में, क्या वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के खाम में अपना नुकसान उठाए, ठीक है। तो अगर हमें बाकी ये कि वो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़े हैं, वो बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। तो आप मेरी राय से किस हद तक मुत्तफिक है और आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे किसी और मोर वीडियो के बारे में सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।